गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था भारत की कृषि जलवायु प्रदेश। और भारत के कृषि जलवायु प्रदेश किसके अकॉर्डिंग? योजना आयोग के अनुसार 1989 ईस्वी में कुछ उद्देश्यों को लेकर जो योजना आयोग है उन्होंने क्या किया था, भारतीय जो क्षेत्र है भारत को 15 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया था। 10 की हम बात कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे 11 नंबर की। नाम है पूर्वी तटीय मैदान एवं पहाड़ी प्रदेश। पूर्वी तटीय मैदान एवं पहाड़ी प्रदेश देखिए कहाँ से कहाँ तक, कोरोमंडल से लेकर उत्तरी सरकार तक विस्तृत है। देखिए होते हैं राज्यों के अकॉर्डिंग विभाजन, दूसरे होते हैं प्रादेशिक विभाजन। तमिलनाडु वाले तट को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, ऊपर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी सरकार। तो कोरोमंडल तट से लेकर उत्तरी सरकार तक इसका विस्तार पाया जाता है। अब बात आती है कि इसमें ज़िले कौन कौन से आते हैं, राज्य कौन कौन से आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पांडिचेरी, इनके सभी को मिलाकर टोटल 25 ज़िले इसमें शामिल हैं। ये 25 ज़िले हैं जो किसमें आते हैं, पूर्वी तटीय मैदान एवं पहाड़ी प्रदेश। पूर्वी तटीय मैदान पूर्व के तट वाले क्षेत्र पर स्थित है, इसलिए पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी घाट स्थित है इधर, इसलिए पहाड़ी प्रदेश। ठीक है, बात करते हैं कि पूर्वी घाट के सहारे फैला है। अब फैला कहाँ है पूर्वी घाट? आप सभी जानते हैं कि पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट, पूर्वी भाग में पूर्वी घाट फैला हुआ है। नदियों ने काट छाट कर इसको यहाँ से समतल बना दिया है। तो जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान एवं पहाड़ी प्रदेश है, इसका जो विस्तार है पूर्वी ढाल के सहारे है, पूर्वी घाट के सहारे इसका विस्तार पाया जाता है। और इसका निर्माण की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं उन्होंने क्या किया, उसके द्वारा निक्षेपित तलछट के निक्षेपण से क्या हुआ है, इस मैदान का निर्माण हुआ है। देखिए हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार का मैदान है, तट से लगता हुआ है। तो जितनी भी नदियाँ अब इधर से जो भी नदियाँ निकलती हैं वो कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियाँ गिरती हैं उन नदियों ने इसको काट छाट दिया है। और दूसरा, जब नदियाँ अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं तो उस जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से इस मैदान का निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार का मैदान है, उपजाऊ मैदान है। मैदान कैसा है, उपजाऊ मैदान है। फिर बात आती है कि दोनों लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं, पहाड़ भी मतलब पर्वतीय क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं और समतल भाग भी देखने को मिलते हैं। आप सभी जानते हैं जब नदी समुद्र में गिरती है, तट वाले क्षेत्र जिनकी हम बात करें समतल मैदान के रूप में है, लेकिन पूर्वी जो घाट है वो किस रूप में है, पर्वतीय रूप में वह पाया विद्यमान है। बात करते हैं कि इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है समुद्र तल से कितनी है। इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है समुद्र तल से 150 मीटर है। समुद्र तल से 150 मीटर की औसत ऊंचाई पर यह क्षेत्र स्थित है। एक जीके के क्वेश्चन और बताती हूँ आपको। भारत का जो समुद्री तल का जो मापन किया जाता है चेन्नई से किया जाता है। भारत का समुद्री तल का जो मापन है वो कहाँ से किया जाता है, चेन्नई का जो समुद्री तट है वहाँ से किया जाता है। तो इस मैदान की लंबाई की हमने बात करी, औसत ऊंचाई की बात करी, कितना है, 150 मीटर है। तापमान की बात करें, जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है, आप सभी जानते हैं। अब समुद्र तट से लगता हुआ क्षेत्र है तो जलवायु किस प्रकार की मिलेगी, सम जलवायु मिलेगी, उपाद्र जलवायु मिलेगी। कारण क्या है कि सागरीय जल होने के कारण न तो तापमान अधिक होता है और न ही तापमान में अत्यधिक कमी आती है। तो सागर का प्रभाव होने के कारण यहाँ जो क्या पाई जाती है, जलवायु पाई जाती है वह उपाद्र प्रकार की पाई जाती है। न तो सर्दियों में अधिक तापमान कम होता है और न ही गर्मियों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और यही कारण है कि यहाँ पर जो जलवायु है किस प्रकार की है, सम जलवायु पाई जाती है। एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि इस क्षेत्र की अगर हम वर्षा की बात करें, मानसून काल में केवल इस वाले क्षेत्र में उत्तरी भाग में मानसून काल से वर्षा की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर इसी क्षेत्र के हम दक्षिणी भाग की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। कारण आप सभी जानते हैं कि जब हमने मानसून पढ़ा था उसमें विस्तारपूर्वक बताया था कि लौटता हुआ जो मानसून है उसके माध्यम से तमिलनाडु में वर्षा होती है और ग्रीष्मकालीन मानसून के समय तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। तो जो तमिलनाडु है वहाँ पर कौन सी वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा होती है और वह ग्रीष्म काल में किस प्रकार का रहता है, शुष्क रहता है। तो लौटते हुए मानसून के माध्यम से तमिलनाडु में वर्षा होती है। तो इस वाले क्षेत्र में ग्रीष्म काल में, इस वाले क्षेत्र में दक्षिणी भाग की अगर हम बात करें तो शीतकाल में इस क्षेत्र में वर्षा होती है। आगे बात करते हैं, नदियों द्वारा निक्षेपित है इसलिए विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है।
जलोढ़ मृदाएं लेके आती हैं, जलोढ़ मिट्टियाँ लेके आती हैं नदियाँ अपने साथ, और मोस्टली जितनी भी नदियाँ हैं उनके डेल्टा यही हैं। तो विभिन्न प्रकार की फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, जितनी भी फसलें होती हैं उन सभी का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। साथ में फलों के बाग भी मिलते हैं, फलोद्यान भी मिलते हैं यहाँ। अगर फलोद्यान की बात करें, जैसे खट्टे रसदार जो फल हैं, केला है, आम है, काजू है, वो सभी प्रकार के फल यहाँ फलोद्यान के रूप में हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। एक चीज़ और आती है कि अगर तापमान की बात की जाए, तो ग्रीष्मकालीन तापमान की बात की जाए तो ग्रीष्मकाल का जो तापमान है 28 से 38 डिग्री सेल्सियस, और जो शीतकाल का तापमान है 20 से 29 डिग्री सेल्सियस। कह सकते हैं कि तापमान में बहुत अधिक अंतर देखने को नहीं मिलता है। कारण क्या है? क्योंकि समुद्र है, समुद्र का प्रभाव अधिक रहता है। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं, जो समुद्र तट वाले जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर तापमान में न तो अधिक बढ़ोतरी होती है और तापमान में नहीं अत्यधिक कमी पाई जाती है। क्योंकि जल का स्वभाव जो है, आप सभी जानते हैं जल का स्वभाव कैसा है, धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा। तो यही कारण है, जो समुद्र तट से लगते जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो जलवायु है वह सम जलवायु पाई जाती है। हमने फलों की बात कर ली, फसलों की बात कर ली। तटीय जो क्षेत्र है, अब जो तटीय क्षेत्र है और कौन कौन सी संभावनाएं वहाँ पर व्यक्त हैं? मत्स्य पालन की। तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर और कौन सी संभावनाएं व्यक्त हैं? मछली पालन की, मत्स्य पालन की यहाँ पर संभावनाएं व्याप्त हैं। क्यों? क्योंकि जल उपलब्ध हो जाता है, आसानी से मछली पकड़ने का केंद्र है। मत्स्य पालन के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। साथ ही अगर इसकी बात करें, इस क्षेत्र की बात करें कि कुछ क्षेत्र ऐसा है जो जल संसाधन की दृष्टि से किस प्रकार का है, संपन्न है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर जल पलावन की समस्या पाई जाती है। कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर जल की समस्या पाई जाती है, जल संसाधन की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ जल पलावन की समस्या पाई जाती है। कह सकते हैं पूरे क्षेत्र में जल ही जल हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्याएं इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान एवं पहाड़ी प्रदेश। सिंचाई के साधनों की बात करें, नहरें हैं, तालाब हैं, नलकूप हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, पहाड़ी प्रदेश है, इसलिए तालाबों को अधिक महत्व दिया जाता है। नहरें हैं, तालाब हैं, नलकूप हैं, उनके माध्यम से क्या की जाती है? सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। 7 करोड़ लोग रहते हैं इस क्षेत्र में 7 करोड़ लोग रहते हैं, और हम कह सकते हैं कि 75% भाग जो है वो किस प्रकार का है? ग्रामीण है। 75% जो जनसंख्या है वह किस प्रकार की है? ग्रामीण है, तो गांव में रहती है। और कुल कार्यशील जो जनसंख्या है उसका 80% जो भाग है वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या की जो 80% जो जनसंख्या है वो किस में लगी हुई है? कृषि कार्यों में कार्यरत है या संलग्न है। ये हमने बात करी किसकी? वर्षा की बात करें, इसमें 50 से 150 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है। यही कारण है कि कुछ नदी ऐसी है जिनमें वर्ष भर पानी पर्याप्त मात्रा में रहता है, बाकी जल की समस्या भी रहती है। और दक्षिणी भाग की बात करें, वर्षा के अलग अलग समय बताया था, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। उत्तरी भाग में मानसून काल में, ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, और वर्षा के जो वितरण है 50 से 150 सेंटीमीटर के मध्य पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में चावल की खेती की जाती है उनमें सिंचाई के माध्यम से चावल की फसलों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। रसदार, खट्टे रसदार फल जो हैं, फलोद्यान यहाँ पर पाए जाते हैं। मत्स्य पालन की पर्याप्त सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो जिसके कारण यह जो क्षेत्र है वह किस प्रकार का है? सुविधा संपन्न क्षेत्र है। और 7 करोड़ जनसंख्या इसमें रहती है, जितनी भी है 70% ग्रामीण जनसंख्या है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि जो 80% जो कुल कार्यशील जनसंख्या है उसका 80% जो जनसंख्या है वह कृषि कार्य तथा उसी से संबंधित कार्यों में संलग्न है। अब जैसे कृषि कार्य के साथ पशुपालन भी चलता है, इस क्षेत्र में वो भी है, और मत्स्य पालन वाला कार्य भी चलता है। तो इन सभी कार्यों में वहाँ की जो कार्यशील जनसंख्या है उसका 80% जो कार्यशील जनसंख्या है वह कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों में संलग्न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th की। 12th नंबर पर हम डालेंगे पश्चिमी तटीय मैदान एवं घाट प्रदेश। पश्चिमी तटीय मैदान एवं घाट प्रदेश। देखिए, हम सभी जानते हैं तट वाला क्षेत्र है, पश्चिम में स्थित है, पश्चिमी तटीय। इसके इधर कौन सा घाट स्थित है? पश्चिमी घाट, जिसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। कोंकण तट बोलते हैं, गोवा तट बोलते हैं, कन्नड़ तट बोलते हैं। सही है, अलग अलग नामों से जाना जाता है इस क्षेत्र को। तो अगर हम इस क्षेत्र की बात करें, ऊपर
कोंकण मालाबार तट, कोंकण तट लगा लीजिए, मालाबार तट लगा लीजिए। पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम है जिसको हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम से भी संबोधित किया जाता है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो वो सारे कहाँ स्थित हैं? इसी पश्चिमी तटीय मैदान तथा घाट प्रदेश में शामिल है। कह सकते हैं कि मालाबार प्रदेश, कोंकण तट, सह्याद्री क्षेत्र इसमें शामिल हैं। अब राज्यों की बात करें, केरल है, पहले तमिलनाडु, फिर केरल, केरल के बाद कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ये सभी राज्य इसमें विस्तृत हैं। तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, बीच में कर्नाटक का कुछ क्षेत्र, तो ये सभी राज्य क्या हैं? इसमें शामिल हैं। नाम क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान एवं घाट प्रदेश। कह सकते हैं कि 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह विद्यमान है। तट वाला क्षेत्र है, आप सभी जानते हैं इस वाले क्षेत्र में नदियाँ कम निकलती हैं लेकिन वर्षा अधिक होती है, मानसून के माध्यम से वर्षा होती है। कारण क्या है? आप सभी जानते हैं कि मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? यहाँ केरल के तट पे आता है और सबसे लास्ट तक कहाँ रहता है? केरल के तट पे ही रहता है। तो ये जो क्षेत्र है इसमें वर्षा की मात्रा अधिक पाई जाती है। दूसरा कारण है कि जो पश्चिमी घाट है उसके पश्चिमी भाग पर वर्षा खूब होती है, लेकिन जो पूर्वी भाग है वो किस प्रकार का क्षेत्र है? वृष्टि छाया क्षेत्र है। किस प्रकार का क्षेत्र है? वृष्टि छाया क्षेत्र, कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो हमने बात करी कि तट के सारे ये जो मैदान है किस प्रकार का है? संकरा है। तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र राज्यों में इसका विस्तार पाया जाता है। पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट के साथ लगता हुआ जो तट का जो क्षेत्र है, पश्चिमी जो तट है वो किस प्रकार का क्षेत्र है? संकरा क्षेत्र है, मतलब जिसकी चौड़ाई कम है। दूसरी ओर अगर हम बात करें इसके समानांतर कौन सी है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से हम उसको जानते हैं। अब समुद्री तट की ओर इसका ढाल कैसा है? तीव्र है। अगर यहाँ पहाड़ है तो समुद्र की तरफ इसका ढाल किस प्रकार का है? तीव्र ढाल है। समुद्र की तरफ इसका ढाल तीव्र प्रकार का है। अब यहाँ पर समुद्र है, समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ की जलवायु कैसी मिलेगी? यहाँ की जो जलवायु है वह आर्द्र जलवायु है। यहाँ की जो जलवायु है वह किस प्रकार की है? आर्द्र जलवायु है। कारण क्या है? आर्द्र जलवायु का समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण यहाँ की जो जलवायु है किस प्रकार की है? आर्द्र जलवायु है। ग्रीष्मकाल के तापमान की बात करें 26 से 32 डिग्री सेल्सियस, शीतकाल के तापमान की बात करें 19 से 28 डिग्री सेल्सियस, 19 से 28 डिग्री सेल्सियस। तो कह सकते हैं तापमान में न अत्यधिक कमी आती है और न ही अत्यधिक बढ़ोतरी आती है। कारण क्या है? अरब सागर है। अरब सागर के कारण यहाँ की जो जलवायु है वह समकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं। कह सकते हैं कि तापमान में न तो अत्यधिक कमी होती है और न ही अत्यधिक बढ़ोतरी पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग है वर्षा खूब होती है, 400 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है। कारण क्या है? कारण क्या है? जो मानसून पवने हैं उसके सामने का भाग है, मानसून पवनों के सामने का भाग है। लेकिन इस पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है वह वृष्टि छाया क्षेत्र है। वृष्टि छाया क्षेत्र इसलिए है क्योंकि पवनें टकराकर इधर ही वर्षा कर देती हैं और जो पूर्वी भाग है वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, इसलिए वह किस प्रकार का क्षेत्र है? वृष्टि छाया क्षेत्र है। बात करते हैं यहाँ के जो तटीय मैदान है, तटीय मैदानों में आप सभी जानते हैं किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लेकिन अगर पर्वतीय भागों की बात करें, ऊंचे क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर लाल दोमट तथा लेटेराइट मृदा पाई जाती है। जो ऊंचे पर्वत वाले क्षेत्र हैं, पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वहाँ लाल दोमट तथा लेटेराइट मृदा पाई जाती है। भूमि उपयोग की बात करते हैं कि इस क्षेत्र में भूमि का प्रारूप किस प्रकार का पाया जाता है? तो 37% जो भूभाग है उस पर कृषि कार्य किया जाता है, जबकि 29% भाग पर इस क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। 29% भाग पर इस पर वन है, जबकि कुल जो कृषि भूमि है उसके 37% भाग पर क्या किया जाता है? यहाँ पर कृषि की जाती है। बात करते हैं कि पर्याप्त मात्रा में वर्षा प्राप्ति के कारण यहाँ पर जो कृषि है उसका विकास अच्छे से हुआ है। कि इस क्षेत्र में आप सभी जानते हैं कि मानसून पवनों के सम्मुख वाला जो क्षेत्र है, मानसून सर्वाधिक लंबे समय तक यहाँ रहते हैं, इसलिए वर्षा की मात्रा अधिक पाई जाती है। वर्षा की मात्रा अधिक पाई जाती है, आप सभी जानते हैं वर्षा और कृषि दोनों का सीधा संबंध है। अगर वर्षा अच्छी होती है तो फसलों का उत्पादन अच्छा होता है, वर्षा कम होती है तो फसलों के उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। तो यह जो क्षेत्र है इसमें कृषि के विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं, या कह सकते हैं कि यहाँ कृषि का विकास हुआ है। विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। चावल, जितनी भी फसलें हैं सभी प्रकार की फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। चावल, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, सभी प्रकार की फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। लेकिन तट के साथ लगने वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर फलों के
या हम कह सकते हैं बागानी फसलों के बागान भी लगाए जाते हैं। रबड़ है, कहवा है, कॉफ़ी है, कुछ मात्रा में चाय भी यहाँ पर इस क्षेत्र में चाय का भी उत्पादन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं रोपण कृषि जिसको हम बोलते हैं, रोपण कृषि या बागानी कृषि। रोपण कृषि जो पौधे रोप कर बोए जाते हैं, जैसे कहवा है, चाय है, नारियल है, रबड़ है, गरम मसाले हैं। इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में इन सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र हैं वो रोपण कृषि के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी बात आती है, इसके अलावा अनानास है, काजू है और पपीता है। ये विभिन्न प्रकार के फलों के बाग लगाए जाते हैं। पशुधन विकास भी यहाँ पर उत्तम रहा है। कारण क्या है, नीलगिरी जो पर्वतीय क्षेत्र है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसको नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में मिलते हैं। तो यहाँ पर उत्तम जो किस्म है उसकी गायें पाली जाती हैं। नीलगिरी जो क्षेत्र है यहाँ पर उत्तम किस्म की गायें पाली जाती हैं। अब गायें पाली जाती हैं तो पशुधन किस प्रकार का है, समृद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पर पशुधन के विकास के लिए चारे को प्राथमिकता दी जाती है। चारा पर्याप्त मात्रा में बोया जाता है ताकि पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में चारे की उपलब्धता रहे। दूसरी एक बात आती है कि मालाबार और जो कोंकण के तट हैं, इन क्षेत्रों में मत्स्य व्यवसाय भी किया जाता है। आप सभी जानते हैं तट वाले क्षेत्र हैं तो मछली पालन की या मत्स्य पालन की जो संभावनाएं हैं वो अधिक व्याप्त हैं। तो कोंकण तट और मालाबार तट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मत्स्य व्यवसाय अपने चरम पर है या मत्स्य व्यवसाय यहाँ पर किया जाता है। इस क्षेत्र में अन्य भी प्रकार की कृषि भी की जाती है, जिसमें हम बात करें रबड़ की, कहवा की, गरम मसालों की। कृषि व्यवस्था को विकसित किया जाना और अभी बाकी है, विकसित भी किया जा रहा है। मानव संसाधन की दृष्टि से अगर इस क्षेत्र की बात करें तो 6 करोड़ लोग इस क्षेत्र में रहते हैं और 64% जो लोग हैं वो गांव में निवास करते हैं और कुल कार्यशील जो जनसंख्या है उसका 70% भाग कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों में लगी हुई है। कि 6 करोड़ लोग रहते हैं। आप सभी जानते हैं मुंबई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जनसंख्या की दृष्टि से, तो 6 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं और कुल बात करें ग्रामीण क्षेत्र की तो 64% जो जनसंख्या है वह गाँव में निवास करती है। कुल कार्यशील जनसंख्या कि जो भी व्यक्ति कार्य करने के अनुसार है उसको कार्यशील जनसंख्या बोलते हैं। जो कार्यशील जनसंख्या उसका 70% जो भाग है कृषि कार्यों में, बागान में, फलोद्यान में, मत्स्य पालन में, इन सभी में संलग्न है। हमने बात करी 12th पॉइंट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे 13, गुजरात वाला क्षेत्र। देखिए पॉइंट वही लिख रही हूँ जो मैंने आपको मैप में प्रदर्शित कर रखे हैं। 13 सभी जानते हैं मोस्टली गुजरात वाला क्षेत्र इसमें शामिल है। गुजरात के मैदानी एवं पहाड़ी प्रदेश, राज्य कौन सा है, गुजरात के मैदानी एवं पहाड़ी प्रदेश। 3/4 भाग मैदान है, 1/4 भाग क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। गुजरात की बात करें, आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें जो मोस्टली भाग है वो किसका शामिल है, गुजरात का। किस प्रकार का, गुजरात का। ये देखिए आप, गुजरात का भाग इसमें शामिल है। तो इस क्षेत्र गुजरात में कौन सा है, काठियावाड़। गुजरात में आप सभी जानते हैं कौन सी पर्वत श्रृंखला है, काठियावाड़। तो काठियावाड़ जो पर्वतीय तथा पहाड़ी प्रदेश है, साबरमती, माही नदियों के उपजाऊ मैदान। देखिए काठियावाड़ तो क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। साबरमती और माही जो नदियां हैं वो उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है, जलोढ़ मृदा। सही है। तो इन सभी क्षेत्र का विस्तार कहाँ पाया जाता है, गुजरात के मैदानी एवं पहाड़ी प्रदेश में। यह कह सकते हैं कि जो क्षेत्र है पूर्ण रूप से गुजरात में स्थित है, इसलिए हमने नाम क्या दिया, गुजरात। बात आती है क्षेत्रफल की। 2.1 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और इस प्रदेश का जो 3/4 भाग है वो किस प्रकार का है, मैदानी है कि मैदान है। लेकिन आपको देखना होगा गिर, काठियावाड़, सौराष्ट्र, ये वाले जो क्षेत्र हैं किस प्रकार के हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो हम कह सकते हैं कि 75% भाग मैदानी है, लेकिन 25% भाग जो है वो किस प्रकार का पाया जाता है, यहाँ पर पर्वतीय या पठारी क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र पर भी समुद्र का समकारी प्रभाव देखने को मिलता है। इधर समुद्र तट पास में है, इसलिए इस क्षेत्र पर भी समकारी प्रभाव देखने को मिलता है। और यही कारण है कि तापमान की बात करें, ग्रीष्मकाल के तापमान की बात करें, 26 से 42 डिग्री सेल्सियस। जो भाग राजस्थान के इधर लगता है उसमें टेम्परेचर अधिक पाया जाता है, 32 से
तापमान की बात करें 26 से 42 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्मकाल में, शीतकाल की बात करें 13 से 29 डिग्री सेल्सियस के मध्य यहाँ पर तापमान पाया जाता है। वर्षा की बात करें 30 सेंटीमीटर उत्तरी भाग में, 150 सेंटीमीटर दक्षिणी भाग में। कारण क्या है, ये वाला जो गुजरात का थार के मरुस्थल का क्षेत्र के पास वाला 30 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन अगर हम इसी के दक्षिणी भाग की बात करें 150 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है मानसून पवनों के समक्ष बिल्कुल सामने वाला भाग, इसलिए दक्षिणी भाग में वर्षा अधिक होती है, 150 सेंटीमीटर होती है, जबकि उत्तरी भाग में जो वर्षा है वह 30 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है। आप सभी जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, काली रेगुड़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरी अगर पर्वतीय तटीय भागों की बात करें, तटीय भागों में काप मिट्टी पाई जाती है, और जो जामनगरीय जो क्षेत्र है उस पर लाल तथा पीली मिट्टी पाई जाती है। जामनगर जगह का नाम है, जामनगर गुजरात का, तो वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है लाल तथा पीली रंग की वहाँ पर मिट्टियाँ पाई जाती हैं। काली मिट्टी की जो उत्पत्ति हुई है ज्वालामुखी के उद्गार से हुई। आप सभी जानते हैं कि काली मिट्टी कपास वाली मिट्टी रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है। इससे जो काली मिट्टी होती है उसमें कपास की फसल भारी मात्रा में उत्पादन देती है, और ज्वालामुखी के उद्भेदन से इस काली मिट्टी का निर्माण होता है। भूमि उपयोग प्रतिरूप की दृष्टि की अगर हम बात करें 51% भूमि कृषि योग्य भूमि है जिस पर कृषि की जाती है। 11% भाग पर इसमें वन पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है, चावल है, ज्वार, बाजरा, मूंगफली। गुजरात मूंगफली के लिए भी प्रसिद्ध है। भारी मात्रा में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़े भाग पर मूंगफली का उत्पादन किया जाता है, और मोटे जो अनाज है उसके लिए भी फेमस है। तिलहन है, गेहूं है, कपास है, तंबाकू है, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। दूसरी बात आती है 2 करोड़ पशु पाले जाते हैं इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में 2 करोड़ पशु पाले जाते हैं, और कुल आय का 25% जो भाग है वह पशुओं से प्राप्त होती है। कुल जो इस क्षेत्र की जो आय है उसका 25% जो भाग है वह पशुओं से प्राप्त होती है। लंबी तटरेखा है। आप देखिए गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। भारत की अगर तटरेखा की बात की जाए तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की है। लंबी तटरेखा है जिसके कारण मत्स्य व्यवसाय का अच्छा विकास हुआ है। तटरेखा की लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर गुजरात की तटरेखा है। मत्स्य पालन की संभावनाएं यहाँ पर अधिक व्याप्त हैं। कारण क्या है? लंबी तटरेखा है, तट कटा फटा है, जिसके कारण यहाँ पर मत्स्य पालन की जो संभावनाएं हैं वो अधिक देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात आती है कि 23% जो भाग है सिंचाई के अंतर्गत आता है। 23% भाग पर सिंचाई करके फसलों का उत्पादन किया जाता है, और कुओं द्वारा यहाँ पर सिंचाई को प्रमुखता दी जाती है। और भविष्य में नर्मदा परियोजना यहाँ के लिए लागू की गई है। भविष्य में नर्मदा परियोजना के माध्यम से क्या होगा? सिंचाई का जो क्षेत्र है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। कह सकते हैं कि नर्मदा सागर परियोजना है उसका लाभ गुजरात को भविष्य में मिलेगा। आज हमने किसकी बात करी? गुजरात के मैदानी क्षेत्र एवं पहाड़ी क्षेत्र की। 14 नंबर पे थोड़ा सा और ऊपर आ जाइए, देखिए कहाँ कहाँ का क्षेत्र शामिल है। इसको हम कहेंगे कि पश्चिमी शुष्क प्रदेश। थार मरुस्थल का सर्वाधिक भाग भारत के पश्चिमी स्थित है, इसलिए नाम क्या पड़ा? पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश आप सभी जानते हैं। अरावली है यहाँ पर, अरावली के पश्चिम वाला भाग शुष्क है। थार का मरुस्थल है, शुष्क प्रदेश है। वर्षा की मात्रा कम होती है, बलुई मिट्टी पाई जाती है। वर्षा होती है तो मोटे अनाजों का उत्पादन किया जाता है। यह इस क्षेत्र की विशेषता है। बात करते हैं, यह जो क्षेत्र है इसका संबंध राजस्थान से, हरियाणा से और पंजाब का कुछ क्षेत्र, पंजाब का, हरियाणा और राजस्थान का भाग इसमें शामिल है। कह सकते हैं कि अरावली के पश्चिम का जो भाग है वो इसमें शामिल है। थार का मरुस्थल कह सकते हैं, अरावली के इधर के जो शुष्क मरुस्थलीय जो जिले हैं उन सभी को इसमें शामिल किया गया है। कुल क्षेत्रफल अगर इसकी बात करें 1.77 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेतीला बालू का स्तूप युक्त मैदान है। कह सकते हैं कि बालू के बड़े बड़े टीले मिलते हैं। बालू के जो टीले होते हैं उनके भी अलग होते हैं, अनुप्रास्त होते हैं, बरखान होते हैं, अनुधैर्य होते हैं। अलग अलग प्रकार के बालू के टीले पाए जाते हैं। और कुछ बालू के टीले तो ऐसे होते हैं जो स्थानांतरित होते रहते हैं। सुबह इधर है, शाम को वहाँ मिलेगा, वो स्थानांतरित होते रहते हैं। तो ये जो बालू का स्तूप है
तेज पवन के साथ स्थानांतरित होते रहते हैं। ये एक स्थान पर कह सकते हैं कि हम एक स्थान पर नहीं रहते हैं। ये तेज, जैसे ही तेज हवा चलती है, बालू मिट्टी होती है, जो मिट्टी होती है उसके कण किस प्रकार के होते हैं, मोटे होते हैं, तो ये जो बालू के टीले हैं वो स्थानांतरित होते रहते हैं। यह जो क्षेत्र है वह शुष्क मरुस्थलीय दशाओं वाला क्षेत्र है। यह जो क्षेत्र है शुष्क मरुस्थलीय दशाओं वाला क्षेत्र है। अब शुष्क क्षेत्र है तो वर्षा की मात्रा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। ग्रीष्मकाल के तापमान की बात करें तो 28 से 45 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर ग्रीष्मकाल में तापमान पाया जाता है। शीतकाल के तापमान की बात करें तो 5 से 22 डिग्री सेल्सियस के मध्य यहाँ पर शीतकाल में तापमान पाया जाता है। देखिए, आप सभी जानते हैं बालू मिट्टी का स्वभाव कैसा है, जल्दी गर्म होना और जल्दी ठंडा होना। तो शीतकाल में तो 5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तापमान पहुँच जाता है, लेकिन ग्रीष्मकाल की बात करें तो 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ तापमान ग्रीष्मकाल में पहुँच जाता है। वर्षा की औसत की बात करें, शुष्क थार का मरुस्थल है, 10 से 25 सेंटीमीटर के मध्य वार्षिक वर्षा होती है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां कई वर्षों बाद वर्षा होती है, 10-10 साल बीत जाते हैं तब तक वहां पर वर्षा नहीं होती है। मिट्टी की बात करें, रंग की बात करें कि मिट्टी किस प्रकार की पाई जाती है, पीली, भूरी तथा धूसर रंग की बलुई मृदा पाई जाती है। बालू मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है और मोटे कणों से निर्मित है। बालू मिट्टी है लेकिन कण कैसे हैं, मोटे कणों से निर्मित है। और पीली भूरी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। भूमि उपयोग प्रारूप की बात करें, अब शुष्क क्षेत्र है तो आपको पता है कि किस प्रकार का क्षेत्र है। शुष्क क्षेत्र है तो मात्र 44% भूभाग पर ही इसके कृषि कार्य किया जाता है। कृषि कार्य भी कब किया जाता है, कह सकते हैं कि इस क्षेत्र के मात्र 1% भाग पर वन क्षेत्र है। 1% भाग पर कितना कम है, 1% भाग पर वन क्षेत्र है। और आप सभी जानते हैं कि शुष्क मरुस्थल में किस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, खेजड़ा मिलेगा, रोहिड़ा मिलेगा, इस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं, नागफनी मिलेगी, बबूल मिलेगी। तो इस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं जो मरुस्थलीय दशाओं में आसानी से पनप सकते हैं। बात करते हैं जल संसाधन की। इस क्षेत्र में भारी कमी है, जल संसाधन की कमी है क्योंकि वर्षा की मात्रा भी कम है और जिसके कारण जल संसाधन की भारी कमी है। इसके कारण यहाँ पर जो खेती की जाती है वह शुष्क खेती की जाती है। ऐसे क्षेत्रों में जो खेती की जाती है वह किस प्रकार की जाती है, शुष्क खेती की जाती है। लेकिन इंदिरा गांधी नहर का विकास हो गया है, भाखड़ा नांगल बांध से यहाँ से निकाली गई है और पहले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर तक उस नहर, इंदिरा गांधी नहर का विस्तार किया गया है, जिसके कारण अब इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि उसके उपरांत ही जो हमारी पारिस्थितिकी थी, शुष्क पारिस्थितिकी जो क्षेत्र था उसको हरित पारिस्थितिकी क्षेत्र में परिवर्तित किया जा रहा है। इस प्रदेश में अगर हम बात करें किसकी, पशुधन व्यवसाय की, पशुपालन की, तो वह भी विकसित किया जा रहा है क्योंकि कुल जो पशुधन का है जो 70% भाग है वो भेड़ बकरियां हैं। आप सभी जानते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र है तो जो वृक्ष पाए जाते हैं, खेजड़ी है, बबूल है, रोइडा है, तो जो भेड़ बकरियां हैं उन पर निर्भर हम उनको रख सकते हैं या उनके भेड़ बकरियों के खाद्यान्न के लिए जो खेजड़ी वगैरह है उसकी पत्तियों से काम चल जाता है। तो इस क्षेत्र में भारी मात्रा में पशुपालन में अगर बात करें तो भेड़ बकरियां पाली जाती हैं। नियमित जल प्रवाह नहीं है, कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो नियमित रूप से जिसमें जल प्रवाह होता रहे। जो नदियां हैं वो किस प्रकार की हैं, वर्षाकालिक हैं। इस क्षेत्र की एक मुख्य नदी है लूनी नदी जो अजमेर के नागपहाड़ से निकलती है और कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। इस थार के मरुस्थल के कुछ भाग को वह प्रवाहित करती है, जैसे नागौर है, पाली है, बाड़मेर है, इन क्षेत्रों से होती हुई वह कच्छ के रन में गिर जाती है। कच्छ का रन, कच्छ का दलदल अरब सागर में नहीं गिरती है। तो वह जो नदी है किस प्रकार की है, वर्षा मौसमी नदी है। जब वर्षा होती है तो उसमें नदी में पानी आ जाता है, उसके अलावा कोई भी ऐसा नियमित जल प्रवाह यहाँ इस क्षेत्र में नहीं उपलब्ध है। वर्षा की प्रकृति आप सभी जानते हैं अनियमित है। दूसरा हम कह सकते हैं कि सीमित नहीं है। वर्षा आप सभी जानते हैं 5 वर्ष में, 7 वर्ष में एक बार समय पे होती है। उसके अलावा वर्षा कभी कम या कभी अधिक इस प्रकार की वर्षा की स्थितियां देखने को मिलती हैं और यहाँ पर जल संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है कि अगर जल संरक्षण को आप अपना सकते हैं तो कुछ मात्रा में फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। जल संरक्षण की अत्यधिक आवश्यकता इस क्षेत्र में है कि जल संरक्षण करना चाहिए। और लास्ट हम बात करेंगे 15
लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, तटीय प्रदेश, तटीय नहीं, द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय मतलब द्वीप वाले। किस प्रकार के प्रदेश हैं? द्वीपीय प्रदेश। लक्षद्वीप अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका लास्ट 15वां विभाजन है, जिसको हम द्वीपीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। देखिए क्या होता है इसमें कि द्वीपीय प्रदेश के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समाहित है। 8000 क्षेत्रफल है इसमें। द्वीपीय स्थिति है, जिसके कारण जलवायु कैसी पाई जाती है? सम जलवायु पाई जाती है, सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसलिए तापमान में न अत्यधिक बढ़ोतरी मिलती है और न ही अत्यधिक कमी देखने को मिलती है। छोटे छोटे टापुओं पर बसे हुए हैं, अनेक छोटे छोटे टापू हैं जिन पर खेती भी की जाती है, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन भी की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर मोटे कणों वाली मिट्टी मिलती है, मृदाएं मिलती हैं। भूमि उपयोग की अगर हम बात करें, यह जो भाग है वनाच्छादित है, इसका जो अधिकांश भाग है वनों से ढका हुआ है। केवल 4% भूभाग पर इसमें खेती की जाती है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें, मोस्टली भाग पर क्या है? वन है। केवल 4% भूभाग पर ही क्या की जाती है? खेती की जाती है। विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि जलवायु अच्छी है, वर्षा भी अच्छी होती है। चावल, दालें, गन्ना, नारियल, सभी प्रकार की, केला, पपीता, सुपारी, कसावा, हल्दी, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। जल संसाधन की दृष्टि से भी यह जो क्षेत्र है वह संपन्न है। वर्षा वर्ष भर होती रहने से नदियों में अनियमित प्रवाह होता रहता है। द्वीपीय स्थिति के कारण चारों ओर से किससे घिरे हुए हैं? समुद्र से घिरे हुए हैं, जिसके कारण दूसरा, यहाँ पर समुद्र होने से मत्स्य व्यवसाय की संभावना अधिक व्याप्त है। और कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता है। वन्य क्षेत्रों में जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो जंगल हैं उनमें वन्य जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। ओंग है जो वर्तमान समय में लुप्त होने की स्थिति में है। तो जो वन क्षेत्र है उनमें जंगली जनजातियाँ भी पाई जाती हैं, जिनका वर्तमान समय में भारत सरकार से बहुत अधिक संपर्क नहीं है, और ये क्षेत्र, ये जो जनजातियाँ हैं वनों में अपने अनुसार अपना जीवन व्यापन करती हैं। तो आज हमने बात करी भारत के कृषि प्रदेशों की, कृषि जलवायु प्रदेशों की योजना आयोग के अनुसार। उम्मीद है आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और आज का क्वेश्चन सुनिए, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? सेकंड क्वेश्चन सुनेंगे कि जो पश्चिमी घाट, पश्चिमी तटीय मैदान तथा घाट प्रदेश है, किस प्रकार के फलोद्यान के लिए प्रसिद्ध है? मत्स्य पालन की सर्वाधिक संभावनाएं कौन से क्षेत्र में व्याप्त हैं? और किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे सर्वाधिक लंबी है? इन सभी क्वेश्चनों का आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।